हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, जो कि आपके कितने भी एग्जाम आप देते हो, जैसे कि नॉन टेक के बहुत सारे एग्जाम हो गए, टेक्निकल के बहुत सारे एग्जाम हो गए, उनके स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं एक पार्ट पोर्शन आपसे जरूर पूछा था जनरल साइंस का। जनरल साइंस इन द सेंस कि आपका यहाँ पे अगर पूछा था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ कुछ टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वही आपका जनरल साइंस का सिलेबस कहलाता है, वही जनरल साइंस का आपका पार्ट कहलाता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। साहा कुछ बात करना चाहते हैं, सुन लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। हेलो साहा, क्या हाल चाल है। हेलो। हाँ साहा, क्या हाल चाल है। हेलो। हेलो। हाँ साहा बोलिए। हेलो। साहा आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा साहा। कुछ नेट का इशू आपकी तरफ से होगा। आपकी तरफ से नेट का इंटरनेट कुछ इशू होगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर दोबारा हैंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ बात करना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप दोबारा हैंड रेज भी कर सकते हैं। यार सभी लोग को टाइम पे आना है। मैंने क्लास का टाइम ही 8-10 इसीलिए रखा है कि 10 मिनट आप लोग प्रिपेयर होने में लग जाइए कि आपको क्लास स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे क्लास ऐसी चल रही है कि अगर आपका 5 मिनट 10 मिनट भी छूट गया तो आपको आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी। विद्युत प्रवाह का नेट इशू हो रहा है, क्या हो गया अचानक से। इनको पहले तो कभी दिक्कत नहीं हो रहा था। आपको किसी और को नेट का इशू आ रहा है क्या। अभिषेक एक बार कंफर्म करो। अभिषेक एक बार कंफर्म करो। सर पावर सिस्टम का नोटिफिकेशन नहीं आता, वो चेक कर लूंगा मैं। अभी इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। नो सर, क्लियर है। अच्छा ओके। एक मिनट रुकिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूँ यार, इन लोग को कुछ नेट का इशू आ रहा है। कल से डिफरेंट टाइम पे क्लास लगा लेंगे। ठीक है ना। मोबाइल ऑफ करके देख लीजिए एक बार आप लोग, है ना? मोबाइल ऑफ ऑन करके देख लीजिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो दो लोग हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। उनको इंटरनेट का इशू आ रहा है, आयुष को भी इंटरनेट का इशू आ रहा है और साहब क्या कहते हैं, विद्युत प्रभा को भी नेट का इशू आ रहा है। तो उनसे हम लोग वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे या फिर हम लोग कल से क्या करेंगे, टाइमिंग चेंज कर लेंगे अगर आपका इंटरनेट का इशू इस टाइम पे रहता है तो। ठीक है। चलो, चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उनमें डिफरेंस क्या होगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होगा, तो आपको ये समझना होगा कि कॉनकेव मिरर में हम क्या करते हैं, जो सिल्वरिंग करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द
हॉलो स्फीयर में हम करते हैं। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, कॉनकेव में 2 बार सी है तो उसको उल्टा सी बनाना है, तो आउटर सरफेस में आपको करना है। वैसे ही आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें आपको क्या करना है, आपका इनर सरफेस पे क्या करना है, आपको सिल्वरिंग करनी है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इस वजह को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये आपका डाइवर्ज आउट करता है, इस वजह को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी वर्चुअल होगी, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में पहले बता चुका हूँ। कॉनकेव में आपका जो इमेज होगा रियल भी होता है और इमेजनरी भी होता है ना। वर्चुअल कब होता है, वर्चुअल सिर्फ एक केस में होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, उस केस में जो आपको इमेज मिलती है दैट विल बी योर वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव। और बाकी हर एक केस में आपका क्या मिलता है, रियल इमेज। कॉन्वेक्स में हर एक केस में क्या मिलता है, आपको वर्चुअल इमेज, चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो। ठीक है। हम एक चीज यहां पे समझते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। एक एक कॉन्सेप्ट होता है कार्टेशियन साइन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं यार कि सर स्लाइड नहीं दिख रही है। आप लोग को ये बताना चाहिए था ना कि स्लाइड नहीं दिख रही है। आप लोग को ये बताना चाहिए था कि सर स्लाइड नहीं दिख रही है ना। ये स्लाइड मैं आपको पहले करा चुका हूं, एक बार दिखा देता हूँ। ये है ना, आपको स्लाइड नहीं दिखी तो आप बता सकते थे। इतना चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जो डिफरेंस था कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, वो इतने डिफरेंस आपके मैंने क्लियर कर दिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, हमारा जो यहाँ पे होता है क्या, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये क्या होता है, ये हमारे सन डाइग्रेड्स है जिन्हें हमको बताया था कि जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है कार्टेशियन का, वो कैसा होता है। तो इसको मैं एक ग्राफ पेपर में बताऊंगा। बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। देखो जैसे ये आपका एक ग्राफ पेपर है, ये एक आपकी दो एक्सिस हो गई, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां पे दोनों एक्सिस आपस में कट कर रहे हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जो एक्स है वहां पे प्लस वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड साइड की माइनस वैल्यू होती है। जहां पे वाई लिखा उसमें जो ऊपर साइड का हिस्सा है वो आपका प्लस वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला हिस्सा आपका माइनस का होता है। सबको क्लियर है चीज? क्या आपको पता है कि नहीं पता है? बहुत कॉमन सेंस वाली चीज बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे आपके आगे चल के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या होता है देखना, जैसे यहां पे अगर बात की जाए, देखना ये वाली वैल्यू, इधर पे x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इधर पे x की वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव। ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है y का, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है y की, पॉजिटिव, और यहाँ पे y की वैल्यू होती है निगेटिव। यही होता है आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है ना। अब ओरिजिन पे मान लो मेरे पास रखा है यहाँ पे कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, कैसे कौन सा मिरर मेरे पास यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में मैं पूछूं कि जो फोकस होगा वो किधर पे होगा, तो जब आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में जो फोकस और ये आपके रहते थे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड का पार्ट थे। मतलब वो आपका किधर हिस्सा बनता है, उसका उसका बनता है एक्स वाली एक्सिस में निगेटिव साइड। मतलब वहां पे आपका जो कॉनकेव मिरर होगा, है ना, उसमें आपका जो फोकस होगा और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो एक्स एक्सिस में निगेटिव साइड होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, यहाँ पे आपका इसको हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, इसको हम बोलते हैं आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है। तो यहां पे अगर कोई पूछे जैसे ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो कहां पे रखा है आपका, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड है, निगेटिव साइड में कि पॉजिटिव साइड में, निगेटिव साइड में। यही हमारा हमको पता करना है मेनली, यही हमको मेन पता करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किधर रखा है हमारे पास, रियल वर्ल्ड में रखा हुआ, मतलब इसे कि बिहाइंड उसका बोलो क्या, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस में निगेटिव साइड रखा हुआ है। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये चीज आपको जज कर लोगे, नहीं कर लोगे? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ये चीज तो जज कर लोगे ना, अभी क्वेश्चन आएंगे या ना, मैं आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्या इतना जज कर लोगे ना? अगर वो बिहाइंड द मिरर, मतलब अगर एक्स से पॉजिटिव साइड में आ रहा है,
अगर वो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में आ रहा है, मतलब वहां पे आपका क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे आपकी जो वैल्यूज होंगी पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे आप क्या लोगे, जो मिरर है इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है वो निगेटिव है, और इसके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव है। मिरर के अपवर्ड, जहां पे वाई ओरिजिन के ऊपर जहां पे जीरो लिखा है और जहां पे आपका प्लस लिखा हुआ है, उधर पे वाई की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, और वहां से नीचे की तरफ वैल्यूज आपके पास यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपका क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के सामने रखा होगा, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सेकेंड चीज आपके पास यहाँ पे क्या है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट डिस्टेंस विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम या मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, है ना, जो आपका ओरिजिन है उससे हम करेंगे, मतलब हम पोल से करेंगे। कहने का मतलब हमारा क्या, पोल से करेंगे। अब कहने का मतलब क्या, द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, है ना, और ओरिजिन से निगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस होगी वो आपकी निगेटिव होगी। ये हमारा साइन कन्वेंशन बोलता है। हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, मतलब जो भी एक्सिस आपके परपेंडिकुलर है प्लस 90 का एंगल बनाती है वो आपका पॉजिटिव होगी, और जो आपका डिस्टेंस नीचे साइड होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ओके। एक चीज और आप याद रखो, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ था, फोकस याद करो, कॉनकेव मिरर मैंने आपको 2 क्लास में पढ़ाया है। कॉनकेव मिरर कैसा बनता है, उसका फोकस कहाँ होता है, फोकस तो आपका लेफ्ट में होता है, तो मैंने लेफ्ट साइड क्या बताया, फोकस क्या होगा, डिस्टेंस अगर मेजर की फोकल लेंथ बोले तो वो क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वो निगेटिव एक्सिस में आ रहा है। वैसे अगर कोई पूछे कॉन्वेक्स मिरर में, जैसे यहाँ पे देखो ये कॉनकेव मिरर है, फोकस यहाँ पे किसका, निगेटिव साइड का पार्ट है, इसलिए आपका फोकल लेंथ यहाँ पे निगेटिव होगा, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो इस टाइप का हमारा फोकल लेंथ होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एक हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एक हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मुझे आप सभी लोग बताओ, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है क्या वो सब क्लियर है कि नहीं है। अभिषेक और साहब दोनों बताइए आप लोग, बाकी 2-3 लोग तो आज नहीं है क्लास में, इंटरनेट का इशू आ रहा है। बाकी आप दोनों बताइए सब कुछ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है क्लियर। सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बताइए। ओके ओके, हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला में 3 चीजों को आपको ध्यान देना है, एक है v, एक है u, एक है f। एक छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, v और u और f क्या बताता हूँ मैं। v यहाँ पे ये है कि आपका जो सेंटर है, सेंटर कौन सा है, जो आपका क्या है, आपका जो ओरिजिन है, जो मैंने बताया था ना ओरिजिन, जो कि पोल है, पोल से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस है v। समझ में आया कि नहीं आया। जो ओरिजिन मैंने बताया ना आपको, कार्टेशियन जो अभी सिस्टम बताया, उसमें जो ओरिजिन था मतलब जो पोल वाली लोकेशन है, उस लोकेशन से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो है v। u क्या है आपका, उस ओरिजिन पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और आपका f क्या है, उस ओरिजिन पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस, वो हमारा हो गया फोकल लेंथ। 3 चीज समझ में आई आपको, v, u और f। तो इनको मिला के अगर इन तीनों को हम बात करें, इन तीनों चीजों को मिला के हमने एक फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बस आपको यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान देना है कि v की वैल्यू कब निगेटिव होगी, u की वैल्यू कब निगेटिव होगी, f की वैल्यू कब निगेटिव होगी। और वो कैसे पता चलेगा आपको, वो बताया जाए क्वेश्चन में कि आपका कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ, तो समझ जाओगे साइन कन्वेंशन। अच्छा कॉनकेव मिरर है, अच्छा तो लेफ्ट साइड मतलब कहाँ जाएगा, निगेटिव साइड जाएगा, तो उस केस में आपका जो u की वैल्यू होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वो अगर 10 सेंटीमीटर का, मतलब क्या लोगे आप u की वैल्यू -10 लोगे। तो आई होप आपको ये 3 चीजें क्लियर हो गई है ना।
का क्या, एक तो फॉर्मूला, दूसरा आपके यहाँ पे यू वी और एफ क्या है यहाँ पे क्या है, और तीसरी चीज आपके पास यहाँ पे साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन में कुछ दिक्कत है तो घबराने की बात नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीजें और होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, है ना। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब h2 अपॉन h1, मतलब कि इमेज का क्या हाइट है अपॉन आपका ऑब्जेक्ट का क्या हाइट है, इसको बोलते हैं आपका मैग्निफिकेशन। और ये वैल्यू आपकी बराबर होती है किसके, ये वैल्यू मतलब h2 अपॉन h1 बराबर होता है किसके, माइनस ऑफ v अपॉन यू, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके बराबर होती है, माइनस v अपॉन यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज की बात की गई है, ये फॉर्मुलेज आपको ध्यान में रखने हैं और इनको ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना, जो कि मैं आपको आज कराने वाला। ठीक है, आज हम ये मान के चलेंगे कि आज आपका जो लाइट वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, है ना, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेंगे। और कल जो क्लास होगी वहां पे हम लोग मिरर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या बताया मैंने, v है, u है और f है। v क्या आपके पास यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस, u आपका यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f यहाँ पे आपका फोकल, और फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, ये आपका होता है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, u आपका हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि वो आपका लेफ्ट साइड में रखा रहता है, मतलब जो इमेज की डिस्टेंस है वो निगेटिव होगी। फोकल लेंथ अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर इमेजिन करना या फिर आप लोग नोट्स पलटा के देखना, उसमें जो आपका फोकल लेंथ था वो राइट साइड था, मतलब पॉजिटिव होगा। कॉन्केव में वो लेफ्ट साइड था तो वो निगेटिव होगा। चलो घबराने की बात नहीं है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये कन्वेंशन कोई अलग अलग ले सकता है, अलग अलग नहीं लेना है क्योंकि ये तो बहुत जनरल है ना, ये तो बहुत जनरल चीजें हैं, तो अलग अलग मत लीजिएगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी लोग इसको सेम लेंगे। ठीक है, चलो देखना, आ जाइए। क्वेश्चन बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। दिमाग आंख बंद करके या फिर आंख खोल के रखो, दिमाग में क्रिएट कर लो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, और उसमें 36 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखते हैं, हमेशा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपके ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मतलब जो u की वैल्यू होगी, मतलब जो आपका ओरिजिन से, मतलब जो पोल वाला पॉइंट है ना, उससे आपकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 36 सेंटीमीटर है, मतलब u की वैल्यू हो जाएगी -36 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में आपका जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, तो आपका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा -12। तो इमेज की वैल्यू कितनी होगी वो आप उस फॉर्मूले से निकाल पाओगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो u की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, तो क्या v की वैल्यू निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना। तो देखना ये आपका बन गया यहाँ पे कौन सा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे जो P पॉइंट लिखा वो आपका ओरिजिन है, वहां से आपका जो ऑब्जेक्ट रखा वो 36 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपका दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब ये मान लो जहां पे P लिखा मान लो वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि u की वैल्यू -36 है और f की वैल्यू -12 है, मतलब आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो क्या होगा देखना सभी लोग, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है -36 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपके पास -12 है, आपको निकालना है यहाँ पे क्या, इमेज की डिस्टेंस, मतलब आपको v की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास क्या 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। वैल्यू पुट कर दिया जाए अगर, तो 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन एफ कितना हो जाएगा 1 अपॉन -12 माइनस ऑफ यू की वैल्यू कितना है 1 अपॉन -36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे 36,
तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे v की वैल्यू निकाल के, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितना, आपका -18। मतलब जो आपका इमेज होगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, है ना, और कितनी हाइट कितने डिस्टेंस पे होगा आपका, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। क्या इस क्वेश्चन में पढ़ने में किसी को दिक्कत लग रही है क्या, इसमें कुछ डाउट है क्या आप लोगों को, बताइए जरा सभी लोग, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। चलो साहा ने तो पहले भी आंसर बता दिया था और अभिषेक ने भी पहले आंसर बता दिया था, यही चीज तो मुझे चाहिए है। और देखो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाते। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो ये मान के चले कि 95% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, इसलिए हम इस डेप्थ तक इसको पढ़ रहे हैं। सभी को क्लियर है कि नहीं है क्लियर, एक बार डाउट कर दो, मतलब ऐसा थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो या कुछ बोल दो, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोगों को ही सॉल्व करना है। आप लोग रफ कॉपी अपने साथ में रख लीजिएगा, रफ कॉपी अपने साथ में रख लीजिएगा। चले आगे बढ़े, चलिए ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है। देख लो भाई, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object be placed so that image is formed 20 centimeter behind the mirror, behind the mirror, इमेज कहां पे बन रही है, आपके मिरर्स के बिहाइंड पे, आपका कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे बताना है कि किस डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यू की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ सभी लोग कितना होगा। पहली बार समझ के किया, ये क्या बात है। चलिए इसको भी ट्राई करिए, है ना, देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हो, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप लोग का तरफ से आंसर देख लेते हैं कि आप लोग कितना आंसर लेके आते हैं। -20/3, अभिषेक ने तो किया -20/3, बाकी लोग का भी देख लेते हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। चलो मैं सॉल्व करूं क्या इसको, चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखना सभी लोग, है ना, देखना मैं सॉल्व करता हूं, सभी लोग देखिएगा। पहली बात तो कि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी -10। देखते गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या दिया है। फोकल लेंथ आप क्लियरली बोल सकते हो कि सर जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा आपका, -10 होगा। और जो देखो आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, ये सब कुछ समझना है यार, वो किधर जा रहा है, बिहाइंड द मिरर, मतलब ये कि जो 20 सेंटीमीटर जो v की वैल्यू है वो +20 है, क्योंकि इमेज कहां पे बन रहा है, आपका पॉजिटिव साइड बन रहा है। अगर पी वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूं तो इस तरफ जो इमेज बन रही है पॉजिटिव साइड बन रही है, मतलब जो v की वैल्यू है, मतलब ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जो इमेज की जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, ओरिजिन से इमेज की जो डिस्टेंस है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, मतलब v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। -20 मत बोलिएगा। फोकल लेंथ आपके पास कितना है यहाँ पे, -10। तो देखना आप सभी लोग क्या आंसर होगा आपके पास यहाँ पे, फोकल लेंथ कितना आपका -10, v की वैल्यू है 20, आपको निकालना है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब q की वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/u कितना हो जाएगा, 1/f - 1/v। हेलो, हाँ क्लास में हूँ, क्या हुआ, 1/u = 1/f - 1/u 1/v। तो अगर इसमें सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू -10, तो 1/-10 माइनस अपॉन v की वैल्यू पुट कर दो 1/-20, इसको सॉल्व किया जाए तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे,
-20/3, मतलब u की वैल्यू हो जाएगी कितना, डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 20/3। The object is placed at a distance of 6.67 सेंटीमीटर in front of the concave mirror। क्या बात है, किसी ने आंसर कर दिया था 20/3। क्या बात है, सबको क्लियर है कि नहीं है यार, ये मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कितने आसानी से सेकंड क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन भी आपने खुद से सॉल्व किया था। ये देख के मुझे ही मजा आता पढ़ाने में, है ना। अगर आप लोग अपना 100% दोगे ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर क्रेडिट होगी। आप लोग अगर मेहनत करा तो आपको उसका रिजल्ट मिले। और मैं, देखो क्या होता है ना कि हम बहुत पहले से प्लान कर लेते हैं। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये अभी इतना डेप्थ में हम क्यों पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक नोटिफिकेशन आया भी नहीं, हम तैयारी करते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि ये सारी चीजें इसकी फॉर्मूला बस पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, मेरा का चैप्टर खोलेंगे, 1/v + 1/u + 1/f, ये फॉर्मूला पढ़ लिया। लेकिन जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो बनेगा ही नहीं। क्यों? उनको पता नहीं कि u कब लेना है पॉजिटिव, कब v पॉजिटिव, कब f की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। इस वजह से आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपसे बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखना, यहां पे मिरर देखना थोड़ा सा ना, मैं फिर से बोलूंगा मिरर देखने में कौन सा मिरर है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब आपको जो ओरिजिन है वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, आपको ओरिजिन से इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, और आपसे फोकल लेंथ पूछा गया है। और जो मिरर है आपके पास वो कौन सा है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसको सॉल्व कर दिखा दूं। कॉन्वेक्स आपके पास पहली बार कर, है ना। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। एफ देख लो, फोकस कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, और आपका इमेज कहां पे। इमेज आपका हमेशा कहां पे होगा, लेफ्ट हैंड पे होगा। ठीक है, तो जब इमेज यहाँ पे है मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मतलब आपका जो इमेज होगा, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। u की वैल्यू हो जाएगी u की वैल्यू हो जाएगी -20, और v की वैल्यू हो जाएगी 15। क्योंकि इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, इन द सेंस क्या बोलना चाह रहा है ये, कि वो पॉजिटिव साइड में चाह रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो क्या होगा देखना, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, इमेज हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, आपको फोकस से निकालना है। वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। चेक कर लो इसको, कितना आ जाएगा आपका, 60 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 60 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है चीज की नहीं है क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, डिस्टेंस निगेटिव क्यों बताओगे, नहीं निगेटिव आपको नहीं बताना है ना। आपसे फोकल लेंथ पूछा तो क्या बताओगे, 60 सेंटीमीटर। वो तो हमारा कन्वेंशन था, वो तो हमारा कन्वेंशन था समझने के लिए, है ना। क्वेश्चन में भी 20 सेंटीमीटर का -20 नहीं लिखा, लिखा है क्या -20, नहीं ना। क्वेश्चन में आपके सामने वहां पे 20 सेंटीमीटर का, -20 नहीं लिखा। वो तो आपने -20 डिकोड किया उसको आसान बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड a convex mirror of focal length 10 centimeter, at what distance is the object placed from the mirror। इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। 10 होगा। चलो देखते हैं कितना आंसर आता है। अब इसे एक तो 10 बोला है, और हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो मैं भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड और कॉन्वेक्स मिरर है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो v की वैल्यू वो +5 है, ठीक है ना।
V की वैल्यू कितना +5 है, और फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर वही कॉन्वेक्स मिरर का, तो ये भी आपका कितना +10। तो सॉल्व कर लो इसको, है ना, देखना सभी लोग, दोनों क्या है यहाँ पे प्लस है। ये इमेज भी आपका 5 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ भी आपका 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू निकाल लो आप यहाँ पे। 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/u कितना हो जाएगा 1/f - 1/u, वैल्यू पुट कर दो। 1/10 - 1/-5, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। The object is placed in front of the convex mirror at a distance of 10 सेंटीमीटर। क्या इतना चीज सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 10 सेंटीमीटर होगा, 10/3 नहीं होगा। ठीक है, आपने भी करेक्ट कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है, कितना होगा आपका वो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पे होगा। साइन कन्वेंशन ही मेन चीज है, अगर उसमें आपने फोकस कर लिया तो आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन ही, मतलब अभी का ये इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस क्वेश्चन को और देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो अब क्वेश्चन जल्दी करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 है, मतलब फोकल लेंथ 15 से प्लस 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट आपके पास कहां पे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू -10 है। तो आप सॉल्व कर लो, देख लो यू की वैल्यू -10 है, एफ की वैल्यू 15 है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लो। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व कर लो पूरा काट पीट के, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो ये होगा वो क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अच्छा कोई पूछे कि अब आपका इमेज यहाँ पे क्या होगा, तो क्या बोलोगे? नेचर भी पूछा ना यहाँ पे, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। देखो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है +6, मतलब आपका जो इमेज है कहीं ना कहीं वो वर्चुअल होगा, ऑब्वियस सी बात है। 6 सेंटीमीटर मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का था, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट हो कहीं ना कंप्रेस हो गया, डिमिन्स्ड हो गया, है ना। और आपका यहाँ पे अच्छा पोजीशन भी हो गई, नेचर भी हो गया, और आपकी इमेज यहाँ पे इरेक्ट है। आपकी जो इमेज है यहाँ पे वो इरेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी। सिंस इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दस नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो अब हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको दो और फॉर्मूले बताए थे एम वाला। एम का फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। h1 यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट, h2 यहाँ पे क्या है जो इमेज बनी है उसकी हाइट, u यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ओरिजिन, एंड v आपका यहाँ पे क्या है इमेज की डिस्टेंस। ये चार चीजें याद रखनी है, याद कर लो फटाक से सभी लोग। ये चार चीजें आप सभी लोग याद कर लो। क्या क्या बताया मैंने आपको, h2/h1, h2 यहाँ पे क्या है आपका इमेज का हाइट, मतलब ऊपर आपका क्या रखना इमेज, नीचे रखना ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, याद कर लो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। h2 यहाँ पे क्या है h मतलब हाइट, इमेज की कितनी हाइट है अपॉन ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है, बराबर। v यहाँ पे क्या है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, u यहाँ पे क्या आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। v और ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें v और ये तो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया, बस आपको h2/h1 पढ़ना था। h2 यहाँ पे क्या है इमेज की हाइट, और h1 आपके पास यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखना। अच्छा एक चीज और समझना, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू +1 हो सकती है ना, मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। m की जो वैल्यू है पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज इसकी वैल्यू <1 हो सकती है, और >1 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। अगर m की वैल्यू 1 है मतलब कि आपका जो इमेज फॉर्म होगा कहीं ना कहीं वो आपका क्या होगा सेम साइज का होगा। लेकिन m की वैल्यू अगर >1 मतलब आपका जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। अगर m की वैल्यू <1 है मतलब आपकी जो इमेज है वो कंप्रेस्ड है। वो मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, आप इसको कैसे जज करोगे। हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू अगर +1 है, प्लस मतलब बताता है कि आपका इमेज यहाँ पे इरेक्ट है, अगर यहाँ पे माइनस होता मतलब आपकी इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड। क्लियर है, प्लस माइनस का मतलब क्या समझ में आया, प्लस मतलब इरेक्ट और माइनस मतलब आपका इन्वर्टेड। तो जो यहाँ पे 1 लिखा है बताता मैग्निफिकेशन, मतलब कि अगर 1 है मतलब इमेज जो होगी वो सेम साइज की होगी, अगर >1 है मतलब आपकी इमेज मैग्नीफाइड होगी, <1 मतलब आपकी इमेज यहाँ पे डिमिन्स्ड होगी या फिर आपकी कंप्रेस्ड इमेज होगी। m की वैल्यू अगर मान लो तो -0.5, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है
अगर कहीं पे दिया क्वेश्चन में कि m की वैल्यू -0.5 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमेज आपकी माइनस बताता है कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है, 0.5 बताता है कि आपकी इमेज यहाँ पे कंप्रेस्ड है, मतलब डिमिनिश्ड है, और आपकी जो इमेज है -10 बताता है कि जो आपकी इमेज है वो रियल है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है, रियल है और आपका डिमिनिश्ड है। अब देखना है क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बना है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? जो मैग्निफिकेशन बनता है प्लेन मिरर से वो +1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्लस बताता है कि जो इमेज है वो आपकी इरेक्ट होगी, सीधी होगी, है ना, सीधी होगी और आपकी वर्चुअल होगी और आपका सेम साइज का होगा। तो क्या बोला मैंने? इरेक्ट होगा, इमेजिनरी होगा और सेम साइज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। इस क्वेश्चन को अब मेन समझना है। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन कितना है? +3 है। तो इसका क्या मतलब है? प्लस बताता है कि इमेज आपकी क्या होगी? इरेक्ट होगी, ठीक है, और वर्चुअल होगी, ठीक है ना। प्लस बताता है कि आपकी इमेज इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, और यहाँ पे +3 बताता है कि आपका जो इमेज है, जो 3 लिखा हुआ बताता है कि आपका इमेज यहाँ पे मैग्नीफाइड होगी, मतलब आपका जो इमेज होगा कैसा होगा? इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होगा। इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगा। एक और क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज -0.75। आपको नेचर बताना है इमेज का, कॉनकेव मिरर का, जिसका जो मैग्निफिकेशन है कितना? -0.75 है। तो माइनस ये बताता है कि जो इमेज होगी वो आपकी इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, और 0.75 बताता है कि आपका जो इमेज होगा वो कंप्रेस्ड होगा, क्योंकि 1 से कम है तो कंप्रेस्ड होगा। इन्वर्टेड होगा, रियल होगा एंड कंप्रेस्ड मतलब डिमिनिश्ड आपकी इमेज यहाँ पे होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लो, एन ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है आपके पास? H2/H1 इक्वल्स टू -V/U का फॉर्मूला लगने वाला है, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन कराने वाला हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे? जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है दैट कॉन्सेप्ट विल बी योर H2/H1 विल बी इक्वल्स टू -V/U। जो मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट बताया था मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। मतलब किसकी हाइट दी है आपके पास? यहाँ पे H1 की हाइट दे दी है। H1 की वैल्यू आपको मिल गई कितना? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मतलब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दी गई है, मतलब आपको U की वैल्यू भी मिल गई है, मतलब आपको H1 की वैल्यू मिल गई और U की वैल्यू आपको मिल चुकी है। क्लियर? द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब आपको यहाँ पे V की वैल्यू भी मिल चुकी है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब H2/H1 इक्वल टू -V/U में तीन चीजों की वैल्यू मिल चुकी है। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे H1 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखना आप लोग यहाँ पे, ये मैंने डायग्राम बताया, ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको इमेज की हाइट बतानी है और ये आपको लेंथ यहाँ पे दी हुई है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कितना हो जाएगा? -36 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना। और आपका जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी आपको दिए कितना? -18 सेंटीमीटर। तो आपका हाइट ऑफ द इमेज कितना होगा ये आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या? फॉर्मूला H2/H1 इक्वल्स टू -V/U। वैल्यू पुट कर दो। H2 वैल्यू आपको निकालनी है ना। H2 मतलब आपकी किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? H2 मतलब आपकी इमेज की हाइट निकालनी है। कितना हो जाएगा? V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -18। H1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। और U की वैल्यू -36। तो इसको वैल्यू पुट कर दो तो आपका आमने आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो आपका इमेज फॉर्म होगा, है ना, उसकी हाइट यहाँ पे कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, और जो इमेज होगी वो रियल होगी और आपके सामने वो इन्वर्टेड इमेज होगी। क्या ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, आपने पहले ही आंसर कर दिया था अभी से 2 सेंटीमीटर। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर सबको यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे।
एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग मिरर है, रियल इमेज कितनी 4 सेंटीमीटर, हाइट आप दिए ऑब्जेक्ट की 1 सेंटीमीटर, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी निकालनी है, सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल दोगे, है ना। हाइट ऑफ द इमेज दिया -4, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया 1 सेंटीमीटर, ये आपका दिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत आसान से निकाल लोगे, सेम कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया यहाँ पे आप निकालोगे। मैंने आपके सामने यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दे दिया है, अगर आपको लगे तो वीडियो को पॉज करना और देख लेना। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा ना कि लाइट के बारे में आपने देखा कि इंसिडेंट रे होती है, और आप इंसिडेंट रे वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है, वो होती है आपकी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट ये होती है कि जो भी लाइट किसी भी मिरर पे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी दूसरे पाथ में, एंगल चेंज करके चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्रेक्शन ये होता है कि जो उसको क्रॉस कर जाती है लाइट से। मान लो आपके पास कोई ग्लास है, कांच का विंडो है, आपके घर में जो कांच के विंडो लगे, तो बाहर की लाइट अंदर आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि लाइट क्रॉस कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है, लाइट आपका मीडियम चेंज कर रही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि पानी में हो गया, है ना, पानी में क्या होता है कि सनलाइट आती है, पानी में क्रॉस होती है, नीचे जमीन में जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट when it travel obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light। मतलब जब मीडियम चेंज होगा, और जो मीडियम होगा वो क्या होगा आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उसको हम बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक ग्लास है, देखना ये कोई ग्लास है ना, ABCD कोई ग्लास है, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे एयर है। अब देखना यहाँ पे, अब मुझे ये बताओ कि इनमें से डेंसिटी आप समझते हो क्या होता है, घनत्व समझते हो क्या होता है, घनत्व। घनत्व का आप ऐसे समझ लो कि कहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, भीड़ जहां पे ज्यादा, जहां पे क्राउड ज्यादा है, तो ये समझना कि जो एयर है इसमें ज्यादा क्राउड नहीं है, ये हवा है, मतलब आप आसानी से मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्लास के अंदर पैक कर दिया, बर्फ में जमा दिया, तो मूव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एयर है उसकी डेंसिटी कम है, और जो ग्लास उसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा है, मतलब वो डेंसर है, आपका जो ग्लास है वो आपका क्या डेंसर है। तो देखना ये आपका रेयर एंड मीडियम, मतलब कि आपका ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी नहीं है। अब देखना होता क्या पे समझ है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी क्या है इंसिडेंट रे है, और ये आपका हो गया नॉर्मल, ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, उस मीडियम पे 90 डिग्री एंगल बना दो, जो वहां पे एक कॉन्टेक्ट बना रहा है ना उस पे एक 90 डिग्री एंगल बना दो, वो हो गया आपका नॉर्मल। अब आप ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कि जो आपकी लाइट है ना वो सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी में चेंज हुआ है, तो लाइट भी अपना पाथ चेंज करेगी, लाइट भी अपना पाथ चेंज करेगी। इसको तो पहले सीधे जाना चाहिए था येलो वाले पाथ में, अब वो ऐसा ना जाके कैसे जाएगी, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगी, किसकी तरफ, आपके नॉर्मल की तरफ। मतलब हम यहां से एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि जब कभी भी हम क्या होगा, जब कभी भी हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे, मतलब हवा से हम ग्लास की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो रे है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वैसे ही ये जो आपका मतलब रेयर टू डेंसर जगह, तो क्या हो जाए आपका ये टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखना जो रिफ्रैक्टेड रे, जो अंदर ये पिंक कलर की जो रे है, अभी वो कहां पे है, ग्लास में। अब जब ये ग्लास से बाहर जाएगी, कहां पे, एयर पे, क्योंकि बाहर फिर से एयर है, तो क्या हो जाएगी, इसका अगर हम नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल कैसे बनेगा, ये नॉर्मल बन गया, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जो आपकी रे है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, मतलब कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कहां से कहां की तरफ ट्रेवल करेंगे, जब हम डेंसर मीडियम से, है ना, हम कहां पे जाएंगे, आपकी रेयर मीडियम तरफ जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपकी जो रे है वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, जो आपकी रे है वो आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास तीन एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका क्या, इंसिडेंट एंगल,
एक बन रहा है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल और एक बन रहा है आपका इमर्जिंग एंगल, आई, आर और ई। देख लो, आई इंसिडेंस एंगल, आर बन रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल और ई बन रहा है आपके पास यहाँ पे इमर्जिंग एंगल। क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन रेयर टू डेंसर, मतलब आप इसको रेयर मतलब एयर मान लो, डेंसर मतलब क्या मान लो आप यहाँ पे ग्लास। तो क्या होता है, आपकी जो रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी इंक्लाइंड होती है। क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल इंक्लाइंड होगी। ये देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल इंक्लाइंड होगी। मतलब देखो, अब इस समझना यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है? अरे भाई कॉमन सेंस की बात है। आप लाइट की जगह अपने आप को रख लो, आप लाइट की जगह अपने आप को रख लो। क्या हो गया कि आप मान लो हवा में दौड़ रहे हैं, मतलब रास्ते में रोड पे दौड़ रहे हैं, है ना, दौड़ते दौड़ते बीच में नदी आ गई। तो मुझे बताओ आपकी स्पीड ज्यादा कब होगी? जब नदी क्रॉस करोगे उसमें स्पीड ज्यादा होगी, अब जब नॉर्मली दौड़ रहे हो उसमें स्पीड ज्यादा होगी। मतलब जब नदी क्रॉस कर रहे हो मतलब वाटर में ट्रेवल कर रहे हो, मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? हुई ना। आपकी यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। और अगर हम बात करें डेंसर टू रेयरर, मतलब अगर हम ग्लास में चल रहे हैं, मतलब हम नदी में चल तैर रहे हैं, है ना, और जब हम एयर में आएंगे तो हमारी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो हमारी यहाँ पे जो रे है वो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, है ना, जो रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और हमारी जो वेलोसिटी होगी आपको हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अलोंग द नॉर्मल में क्या होगा कि आपका मान लो अगर लाइट आप क्या कर रहे हो, सीधे डाल रहे हो, कोई एंगल के साथ नहीं है, लाइट सीधे आई नॉर्मल 90 डिग्री पे आ रही है, तो वो क्या होगा, आपको सीधी जाएगी रोड, है ना, उसमें आपको इंक्लाइन नहीं होगा। इट पासेस अनडिविएटेड और आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब अगर आप लाइट को 90 के एंगल पे नॉर्मल से आप पास कर रहे हैं, अगर आप लाइट को नॉर्मल से पास कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका मीडियम पे आपका वहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी लाइट नहीं होगी, है ना, वो नॉर्मल पे ही पास होगी। मतलब वो आपका लाइट डेविएट नहीं होगी, अपना पाथ डेविएट नहीं करेगी, लेकिन वेलोसिटी जो आपकी डिक्रीज होगी, आपकी वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके। अब देखना यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ यहाँ पे डाउट आ रहे हैं। अभिषेक कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अभिषेक बोलिए। अभिषेक बोलिए, आप कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सर वो पूछ रहे थे कि एंगल जो ई है वो क्या है? इमर्जिंग एंगल है, मतलब देखो तीन एंगल बन रहे हैं, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जिंग एंगल। मतलब जो डेरर से मतलब डेंसर मीडियम से जब हम लोग अगेन एयर पे आ रहे हैं ना, वो हमारा इमर्जिंग एंगल। इमर्जिंग मतलब बाहर निकलने वाला एंगल। हम पहले एयर सर में वो थे। किस एंगल के बराबर होगा? जी, सर वो किस एंगल के बराबर होगा, एंगल आई या एंगल आर के बराबर? बराबर किसी की भी नहीं होगा वो। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो तो एक मीडियम बताया मैंने, है ना, वो हम लोग अलग कौन से, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे हमेशा? हम हमेशा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल के बारे में बात करेंगे। जो इमर्जिंग एंगल था उसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम उसमें क्या करेंगे, ग्लास वाला जो मीडियम है ना, उसको हम बोलेंगे इमर्जिंग मतलब इंसिडेंस एंगल, और जो उसको मान लेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम उन दोनों एंगल के बारे में बात करेंगे। जो इमर्जिंग है वो रिफ्लेक्टेड बन जाएगा और जो अभी रिफ्लेक्टेड वो आपका क्या बन जाएगा, इंसिडेंस एंगल बन जाएगा। मतलब हम तीन मीडियम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? एयर और ग्लास, बस। हम ये नहीं बात करेंगे एयर ओके सर। ग्लास फिर एयर। वो तो एक सिर्फ समझाने का तरीका था मेरा कि पहले आपकी रे आई एयर से, फिर किस में गई, ग्लास में गई, फिर ग्लास से क्रॉस होकर कहाँ चली गई, एयर पे चली गई। वो सिर्फ समझाने का मीडियम था मेरा, है ना, मतलब था। लेकिन अभी हम ओके क्या सर, बात थैंक यू। करेंगे? एयर और ग्लास, ग्लास या फिर एयर। क्लियर है? ओके सर, फाइन। ओके, यस। चलिए ठीक है। इसमें देखना हमारा एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप पूछना चाह रहे थे ना। देखना मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखना हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, एक बार फिर से इनको बताना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया, इसमें मैं आपको तीन टर्म्स बताना चाह रहा था, इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और इमर्जिंग। लेकिन जो हम भी कॉन्सेप्ट हमने जो बनाया है वो हमने किस किस के बारे में बताया है? पी क्यू एंड क्यू आर। देख सकते हो आप यहाँ पे, पी क्यू आपकी यहाँ पे क्या है, इंसिडेंस रे है, और जो Q और R है वो आपका क्या, रिफ्रैक्टेड रे है। हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, ना कि R और S के बारे में। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। अच्छा एक चीज और,
अगर कोई पूछे कि सर ई के बारे में कुछ हमको कमेंट करो तो हम क्या करेंगे, उस केस में आपको बताऊंगा मैं कि देखो जो क्यू और आर है उसको हम इंसिडेंस एंगल मान लेंगे, है ना, इसको इंसिडेंट रे मान लेंगे, और आर और एस को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे आपका रिफ्रेक्टेड एंगल। तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा ऊपर आई एंगल, यहाँ पे बन जाएगा आर एंगल। फिर जो भी आपको कमेंट करना करते रहिए, ठीक है, जो भी आपके बारे में वहां पे कमेंट्स करना है, डिस्कशन करना है, आप वहां पे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है कि जो इंसिडेंस रे है, रिफ्रेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। ये पहला आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और नॉर्मल, ये तीनों ही आपके एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। और जो सेकंड लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर बात करूं मैं, पिछली बार जो आरआरबी का पेपर हुआ था, इसमें से क्वेश्चन बने थे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये एक क्वेश्चन भी बना था, जैसे आप लोग आरआरबी का पेपर भी देते हो तो उसमें बनता है कि जो स्नेल्स लॉ है वो किससे मिलता जुलता है, रिफ्लेक्शन से, इंसिडेंट से, या रिफ्रैक्शन से। तो क्या बोलोगे, वो आपका रिफ्रैक्शन से मिलता जुलता एंगल है, मतलब रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को बताता है। ये लॉ क्या बोलता है, ये नियम क्या बोलता है, देखना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज कॉल्ड नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर ऐसा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है ना, वो हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। ग्लास का कुछ अलग होगा, आइस का कुछ अलग होगा, है ना, वैक्यूम का कुछ अलग होगा, है ना, इन सबका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे आइस है तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, देखना, कुछ 1.31 होता है। ये लिख लेना है ना, आप लोग याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन बन सकता है। जो आइस होता है ना, बर्फ होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.31 होता है। डायमंड का कितना होता है आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.42 होता है ना। ये क्वेश्चन आपके पास सामने बनता है कि जो हमारी पेंसिल रखी होती है ना पानी के अंदर, वो हमको कैसे दिखाई देती है, हल्की सी इंक्लाइन दिखाई देती है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमको टेढ़ी दिखाई देती है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो एन है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। मैंने दो वैल्यू बता दी आपके, आइस के लिए और डायमंड के लिए वैल्यू कितनी होगी। जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उनमें उसकी वैल्यू दी रहती है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास मीडियम 1 मीडियम 2 दिया है। मीडियम 1 आपका एयर है, मीडियम 2 आपके पास यहाँ पे ग्लास है। तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, एन। और इसको लिखेंगे कैसे हम इंडेक्स की वैल्यू को, n21, n21, इसको हम क्या लिखेंगे, n21। और n21 की वैल्यू कितनी होगी, n21 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे v1 अपॉन v2। v1 यहाँ पे ये है कि जो लाइट आपकी एयर में ट्रेवल कर रही है उसकी क्या वेलोसिटी है, अपॉन v2 मतलब आपकी जो लाइट है ना, जो कि आपके मीडियम, इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। कहां पे जा रही है आपकी लाइट, आपकी जो ग्लास में जो लाइट है उसकी क्या वेलोसिटी है, उसके बराबर। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n21। n21 ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, वो क्या है, v1 अपॉन v2। v1 मतलब क्या कि हमारा जो पहला वाला मीडियम है उसमें हमारा क्या आपका वेलोसिटी है, मतलब जो लाइट की क्या वेलोसिटी है, अपॉन हमारे पास जो सेकंड मीडियम है उसमें हमारी लाइट की क्या वेलोसिटी है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो आपको क्लियर होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताया कि वैक्यूम का कितना होता है, आइस का कितना होता है, और वाटर का कितना होगा, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख सकते हो कि भाई इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। अगर याद कर सकते हो तो, नहीं करना तो छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, कैसे दिया रहा है क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इन सब का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, देख लो, है ना आप लोग। वैक्यूम है, आइस है, एयर है, वाटर है, ग्राउंड वाटर है, रॉक सॉल्ट है, इन सब के बारे में, डायमंड है,
इन सब का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया, ठीक है। ये देखना, इस क्वेश्चन को समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, इसका मतलब कि हमारा वो रे है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ और ज्यादा इंक्लाइंड होता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। मतलब n21 कहने का मतलब क्या है, आपका जो वेलोसिटी है किसमें, एयर में, और इसमें जो वेलोसिटी है, तो एयर की मतलब कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है, उस डिवाइड बाय 2.42 कर दोगे, इतनी आप में डायमंड में वेलोसिटी रह जाएगी लाइट की। एयर में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, ये आपकी लाइट की वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड में कितना होगा, तो क्या बोलोगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, तो इसका मतलब क्या कि डायमंड में जो आपकी लाइट आएगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो क्या बोलोगे, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि लाइट एंटर करती है किसी ग्लास में, किस ग्लास में एंटर करती है जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन में दिया रहेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो आपका लाइट का स्पीड है वैक्यूम में या फिर एयर में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल है यार, क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है, n21 कितना होता है आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब ngv मतलब ग्लास वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे, आपका जो वेलोसिटी है वैक्यूम में कितना, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.50, ये आपका आंसर होगा, है ना। 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.50, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन एक क्वेश्चन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपका कितना हो जाएगा, 4/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय VW। तो VW कितना हो जाएगा पास यहाँ पे, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 4/3, सॉल्व करो कितना आ जाएगा हमने यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगेन एक क्वेश्चन देख लो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, आप एयर से वाटर में जा रहे हैं तब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। इसको भी आप सॉल्व कर लो, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कितना हो जाएगा 1/1.33, कितना हो जाएगा 1/1.33 मतलब 0.75 आपका आंसर होगा। मतलब क्या बोला गया है कि अगर मान लो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर टू वाटर कितना है 1.33, तो हम अगर उसको उल्टा कर दें, वाटर टू एयर का पूछे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इन्वर्स कर दो, कितना हो जाएगा 1/1.33 कितना हो जाएगा 0.75। क्लियर सबको यहां तक कहानी, बिल्कुल ये सब एनसीईआरटी का डेटा है, मैं आपको जिस लेवल का पढ़ा रहा हूं ना, इतना कोई यूपीएससी में भी पढ़ के नहीं जाएगा। अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि यार इतना पढ़ के जाओ एग्जाम में कि डेटा कम ना पड़े, समझ में आ रहा है। और अभी तो ये क्या है, थ्योरी चल रही है, अभी तो कल आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स उनको जरूर बताइएगा कि हम लोग आरआरबी का बैच लॉन्च कर चुके हैं, जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिससे अगर यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मुझे और ज़्यादा इनपुट देने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड डे, थैंक यू एवरीबॉडी।